क्या है फाइमोसिस, जिसमें पीनस के टिप की ऊपरी स्किन पीछे नहीं खिंचती? बताएंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए बार बार उबकाई का कनेक्शन आपकी किडनी से कैसे है, और सेहत के आखिरी सेगमेंट में समझेंगे समा के चावल खाने के फायदे। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सीने में दर्द हो, पेट दर्द हो, पीठ दर्द हो या पैर में कोई दिक्कत हो जाए तो व्यक्ति तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट करवाता है और इलाज शुरू कर देता है। लेकिन अगर दिक्कत उसके प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हो तो झिझक के चलते वो किसी को नहीं बताता, शर्म के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता, बस चुपचाप दर्द सहता रहता है तब तक जब तक कि दिक्कत हद से ज्यादा नहीं बढ़ जाती। पुरुषों में होने वाली ऐसी ही एक दिक्कत है फाइमोसिस। इसमें पीनस के टिप की ऊपरी स्किन पीछे नहीं खिंचती, वो बहुत टाइट हो जाती है। छोटे बच्चों में फाइमोसिस होना नॉर्मल है, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब यही फाइमोसिस अडल्ट्स में होता है तो बड़ी दिक्कतें करता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम फाइमोसिस पर खुलकर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि फाइमोसिस क्या है, ये क्यों होता है, फाइमोसिस होने पर कौन से लक्षण दिखते हैं, इसका इलाज क्या है और फाइमोसिस से बचाव कैसे कर सकते हैं। सुनिए। फाइमोसिस वो स्थिति होती है जिसमें पेनाइल फोरस्किन, जिसको हम चिकित्सा भाषा में प्रीप्यूस कहते हैं, ग्लांस पेनिस के ऊपर से पीछे नहीं खींची जा सकती। हमें एक बहुत महत्वपूर्ण भेद समझना बहुत ही आवश्यक है। ये कितने तरीके की होती है? तो पहला है फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस। ये बच्चों में एक सामान्य अवस्था होती है। जन्म के समय फोरस्किन और ग्लांस के बीच में प्राकृतिक एडहेजन्स होते हैं जो उम्र जैसे जैसे उम्र बढ़ने के बाद धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। अधिकांश बच्चों को किशोरावस्था तक फोरस्किन स्वस्थ रिट्रैक्ट होने लगती है। दूसरा जो हम कहते हैं वो कहते हैं पैथोलॉजिकल फाइमोसिस। यहाँ एक अवस्था होती है जिसमें फोरस्किन में स्कैरिंग या फाइब्रोसिस विकसित हो जाता है और फोरस्किन का रिट्रैक्ट होना कठिन या असंभव हो जाता है। यही एक स्थिति है जिसके कारण संक्रमण, दर्द या यौन क्रिया में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें प्रायः इसी प्रकार के फाइमोसिस, पैथोलॉजिकल फाइमोसिस देखने को मिलते हैं। फाइमोसिस के कई चिकित्सक कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारण होता है रिकरेंट बैलेनाइटिस या बैलेनोपोस्थाइटिस, अर्थात ग्लैंड्स और फोरस्किन का बार बार संक्रमण होना। दूसरा मेन कॉज जो होता है वो डायबिटीज होता है। हाई ब्लड शुगर लेवल्स त्वचा में संक्रमण और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के एक स्टेट को क्रिएट करती हैं, जिससे फोरस्किन में फाइब्रोसिस विकसित हो सकती है। थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो जेनाइटल हाइजीन की कमी होती है। फोरस्किन के नीचे जमा होने वाला एक पदार्थ जिसको हम मेडिकल टर्म में स्मेग्मा कहते हैं, यदि नियमित रूप से साफ नहीं किया गया तो ये बैक्टीरिया और फंगस के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। कुछ मामलों में त्वचा की विशिष्ट बीमारियां होती हैं जैसे लाइकन स्क्लेरोसिस फोरस्किन को कठोर और संकुचित बना सकती है। लेकिन यहाँ एक सामाजिक आयाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में जननांग स्वास्थ्य के बारे में खुलकर चर्चा करने की परंपरा अभी भी सीमित है। परिणाम स्वरूप कई युवा पुरुष और किशोर अपनी समस्याओं को परिवार से भी साझा नहीं कर पाते और चिकित्सा सहायता लेने में देर कर देते। फाइमोसिस के लक्षण कई प्रकार के सामने आ सकती हैं। सबसे जो सामान्य संकेत होते हैं वो होते हैं फोरस्किन का पीछे ना जाना, वो पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं होना, पेशाब करते समय फोरस्किन का बलूनिंग होना, रिकरेंट इन्फेक्शन होना और इरेक्शन के समय टाइटनेस या दर्द का महसूस करना। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस पर अक्सर पर्याप्त चर्चा नहीं होती, यौन स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो फाइमोसिस की वजह से हो सकता है। फाइमोसिस के कारण कई पुरुषों में, खासकर जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, संभोग के दौरान दर्द होना, सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट होना या शीघ्र पतन जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याएं बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों में सेक्सुअल कॉन्फिडेंस में कमी भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस डेवलप हो सकता है।
कई बार मरीज बताते हैं कि समस्या शारीरिक से अधिक मानसिक तनाव पैदा करने लगती है। प्रारंभिक चरणों में अगर टॉपिकल स्टेरॉइड थेरेपी विच इज वेरी कॉमन दी जाती है, जो फोरस्किन की त्वचा को अधिक लचीला बना सकती है ताकि वो वापस रिट्रैक्ट कर सके। कई क्लिनिकल अध्ययनों में इस उपचार की सफलता 70 to 80% तक पाई गई है। इसके साथ साथ चिकित्सीय मार्गदर्शन में जेंटल स्ट्रेचिंग टेक्निक या हैबिट भी उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि यदि फोरस्किन में सिग्निफिकेंट स्कैरिंग है या फाइब्रोसिस है मौजूद होने से यह सर्जिकल उपचार अधिक उपयोग होता है। इसमें प्रमुख विकल्प है सर्जरी से रिलेटेड प्रीपिशियोप्लास्टी एंड सर्कमसिजन। प्रीपिशियोप्लास्टी मतलब जिसमें फोरस्किन को संरक्षित रखते हुए उसका विस्तार किया जाता है, और सर्कमसिजन मतलब जो एक सुरक्षित और डेफिनेटिव सर्जिकल ऑप्शन है जिसमें आगे की स्किन हम उसको काट के हटा देते हैं। आधुनिक तकनीकों के साथ ये प्रक्रिया सामान्यतः डे केयर सर्जरी के रूप में की जाती है और मरीजों को बहुत जल्दी सामान्य गतिविधि में लौट सकते हैं। अगर आपको अपने प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो झिझके नहीं, तुरंत डॉक्टर से मिलें और इलाज करवाएं। आपके संकोच करने से दिक्कत ठीक नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बार बार उबकाई आना, इसे लोग अक्सर गैस, एसिडिटी, अपच या पेट के इन्फेक्शन से जोड़कर देखते हैं। कई बार स्ट्रेस, माइग्रेन या किसी दवा के साइड इफेक्ट से भी उबकाई आ सकती है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा उबकाई आए, सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त ही जी मचलाए, तो इसका कनेक्शन किडनी की किसी दिक्कत से हो सकता है। कैसे? ये हमें बताया मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉक्टर वैभव गुप्ता ने। डॉक्टर वैभव कहते हैं कि जब किडनीज ठीक से काम नहीं करती तब बार बार उबकाई आ सकती है, खासकर किडनी फेल या किडनी में सूजन जैसी कंडीशंस में। दरअसल किडनियां शरीर की छन्नी होती हैं। ये बिना रुके लगातार खून की सफाई करती हैं। लेकिन जब किडनियां ठीक से अपना काम नहीं कर पाती तो गंदगी खून में ही जमा होने लगती है। इसका असर पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। नतीजा, आपको बार बार उबकाई आती है। किडनियों के सही से काम न करने पर शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह के मिनरल्स होते हैं जो शरीर के कई कामों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका बैलेंस बिगड़ने से शरीर के काम भी बिगड़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे गंदगी शरीर में जमा होती है, वो पेट की परत और दिमाग के उस हिस्से पर असर डालती है जो उल्टी को कंट्रोल करता है। इसी वजह से किडनी में कोई दिक्कत होने पर बार बार जी मचलता है और बेचैनी होती है। अगर नॉर्मल दवा खाने के बाद भी बार बार उबकाई आए, साथ में चेहरे, हाथों या पैरों में सूजन हो, पेशाब कम आए, पेशाब में झाग या खून आए, लगातार थकान रहे, भूख कम लगे, मुंह का स्वाद बदल जाए, कमर के निचले हिस्से या साइड में दर्द हो और बुखार आए, सांस लेने में तकलीफ हो, चक्कर आए या मानसिक भ्रम हो, तो ये किडनी में किसी गंभीर दिक्कत का इशारा है। ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और किडनी से जुड़े टेस्ट कराएं। आप सिंपल ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। इससे पता चल जाएगा किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है या खून में गंदगी तो जमा नहीं हो रही। किडनी से जुड़ी बीमारियों का रिस्क उन लोगों को ज्यादा होता है जिन्हें डायबिटीज है, हाई बीपी की शिकायत है, किडनी स्टोन हो चुके हैं, बार बार इन्फेक्शंस होते हैं या किडनी की बीमारियों की फैमिली हिस्ट्री है। वहीं अगर कोई व्यक्ति ओबेस है, बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाता है, कम पानी पीता है या फिर स्मोकिंग करता है, तो उसे भी किडनी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए इन बातों का खास ध्यान रखें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। आपने कभी समा के चावल खाए हैं? खासकर व्रत में इनकी खिचड़ी या खीर खूब खाई जाती है। समा के चावल को सामक राइस या बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। इन्हें खाने के क्या फायदे हैं और क्या ये व्हाइट राइस से ज्यादा हेल्दी हैं? ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की हेड गिन्नी कालरा से। डाइटिशियन गिन्नी कालरा कहती हैं कि समा के चावल में फाइबर ज्यादा होता है, यानी इसे खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है और कब्ज की शिकायत कम होती है। समा के चावल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में फाइबर ज्यादा होता है और जिस भी चीज में ज्यादा फाइबर होगा वो पचने में समय लेगी। इस वजह से फाइबर वाली चीजें खाने से
पेट देर तक भरा रहता है। इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वेट लॉस में मदद मिलती है। समा के चावल का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होने का मतलब है कि इसको खाने के बाद खून में शुगर का लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। इस वजह से समा के चावल को डायबिटीज के मरीज भी खा सकते हैं। समा के चावल में ग्लूटेन नाम का प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव हैं वो भी बिना किसी टेंशन के इन्हें खा सकते हैं। समा के चावल मिनरल से भरपूर होते हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो मजबूत हड्डियों और एनर्जी के लिए जरूरी होता है। कई मामलों में समा के चावल व्हाइट राइस से ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इनमें फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। कुछ मामलों में ये ब्राउन राइस से भी बेहतर होते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ब्राउन राइस से कम होता है। समा के चावल हमेशा अच्छी तरह धोकर ही पकाने चाहिए ताकि इनका पाचन आसान हो। इन्हें सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। रोज बहुत ज्यादा समा के चावल खाने से बचना चाहिए। जब भी इन्हें खाएं साथ में सब्जियां और दही भी लें, इससे इनका न्यूट्रिशन और बेहतर हो जाता है। हालांकि जिन्हें थायराइड से जुड़ी कोई दिक्कत है, जिन्हें किडनी स्टोन है या जिनका पाचन कमजोर है, उन्हें समा के चावल खाने से बचना चाहिए या इन्हें कम खाना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।